तो चलिए बच्चों, देखो अब है हम लोगों के पास हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो बात करते हैं कि देखो ये आपको पिक्चर के अंदर साफ समझ में आ रही होगी क्या कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले, हमारे बिजनेस को असर डालने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर। अब आप देख सकते हो बीच में आपका बिजनेस, ये देखो नेताजी परेशान करेंगे तो पॉलिटिकल फैक्टर है ना, पैसा जीएसटी टैक्स ये सब लगेगा तो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं, इन्हीं के बारे में तो अपन ने पढ़ना है। मान लो कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन लगा दिया आज से प्लास्टिक बैन है ना, प्लास्टिक की थैलियाँ यूज नहीं होंगी, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जो भी प्लास्टिक कंपनियां हैं जो प्लास्टिक की थैलियों का प्रोडक्शन करती हैं उनके लिए समस्या है ना। तो क्या हो गया, लीगल एनवायरनमेंट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कल्चर की होती है, दिवाली दशहरे पे चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं तो वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन्फ्लुएंस डालती हैं, तो अपन को उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया है, मीनिंग के बारे में बात करें तो लिखवाया था इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन and other forces comprising of consumer, competitors, supplier, government codes, media and the forces like economic, social, political, legal and technological, है ना। तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस कंप्राइजिंग ऑफ कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट कोड, मीडिया एटसेट्रा। समझ गया मेरी बात। इसमें क्या होता है कि बोल रहे हैं कि इसमें फोर्सेस के अंदर सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गया, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले सब हैं ये, कंज्यूमर भी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, सप्लायर भी हैं, गवर्नमेंट भी है, कोर्ट भी है, मीडिया भी है। तो इनको हमने क्या काम कर दिया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके के फैक्टर होते हैं हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर तो आपके कंट्रोल के अंदर है, जैसे आपके एम्प्लॉयज, दे आर द इंटरनल फैक्टर है ना। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं ना वो आपके कंट्रोल के बाहर से होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो दोनों ही करते हैं, हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो दोनों ही करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब बोलते हैं दैट आर आउटसाइड द एम्बिट द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दैट विच कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। अब बता दिया ना बात। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो आपकी बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं लेकिन आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब हाँ, कैमरा ओपन रखना बच्चों, थोड़ा ठीक रहता है मुझे। फिर इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, दस द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट की एक तरीके से फॉर्मूला बना दिया, पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में से आपके बिजनेस को हटा दो, बाकी के जितनी भी चीजें हैं ना वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है। आपका बिजनेस को छोड़ दो, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस डालते हैं और जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ भी है द इंडिविजुअल कंज्यूमर एज वेल एज द गवर्नमेंट कंज्यूमर्स एंटरप्राइजेस, कोर्ट, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशन वर्क आउटसाइड द एंटरप्राइजेस कंस्टिट्यूट एनवायरनमेंट। अब ये डायमेंशन बोला गया है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जो अपन ने पढ़े, कल को मान लो एग्जाम पे आ जाता है कि बताओ विच आर नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन। तो डायमेंशन का कौन सी चीज पार्ट नहीं है वो तो आपको तब पता लगेगा ना जब ये बात पता लगेगी कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन के पार्ट है क्या क्या। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया, ये आलसी बच्चे की फोटो रखी हुई है जो आपको याद रहेगी, बिल्कुल आपके जैसा ही है ना, सोने वाला, ऐसे ही सोते हो ना बिल्कुल, पता ही नहीं होता दुनियादारी में क्या हो रहा है। स्लेप्ट है ना, स्लेप्ट, और स्लेप्ट का एस हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट, एल हो जाएगा लीगल एनवायरनमेंट, ई हो जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पी हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टी हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे एनवायरनमेंट आपके क्या कहलाते हैं, डायमेंशन कहलाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। और अब हमको क्या काम करना है, इन डायमेंशंस को समझना है। अब एक एक करके आपको ये सारे डायमेंशन समझाऊंगा।
चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहले देखो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करो, और हालांकि इसके अंदर देखो मैंने की पॉइंट्स भी टिक लगवाए हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि अगर केस स्टडी के अंदर आपको इस तरीके के की पॉइंट मिल जाए तो समझ लेना कि साहब ये हमारा कौन सा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने की पॉइंट भी इसमें टिक लगाए हैं, हाईलाइट किए हैं की पॉइंट्स को भी। चलो बताता हूं आपको। रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स दैट हैव इकोनॉमिक, एक सेकेंड, रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में दो एनवायरनमेंट आते हैं हमारे, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। किस तरीके के कंपोनेंट हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, रुपी वैल्यू, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, टैक्स रेट, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब आप देखो इसके आगे, फॉर एग्जाम्पल विद द राइज इन द इनकम लेवल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट स्पेशली लग्जरी गुड्स लाइक टीवी, एसी एक्सेट्रा इंक्रीजेस। अगर इनकम लेवल बढ़ जाएगी, अब बताओ इनकम लेवल बढ़ जाएगी तो इनकम लेवल किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है टीवी की, एसी की, फ्रिज की, इनकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई। कोई भी पर्सन ये सब चीजें कब खरीदता है, जब उसकी इनकम अच्छी होने लगती है। एसी तो तभी लगाएगा ना, नहीं तो कूलर से ही काम चलाएगा। तो इनकम लेवल बढ़ने से इम्पैक्ट क्या आया कि एसी की, फ्रिज की, एसी की कॉस्ट जो डिमांड जो है वो बढ़ गई, है ना। अब जैसे ये वर्डिंग जब यूज में आने लगे कि आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, बैंक लोन, इंटरेस्ट, बैंक रेट, ये सारा किसके पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। तो हमें समझने की जरूरत है, ध्यान रखना है अपन को इन चीजों का। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझ में आया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। अब आती है बात सोशल एनवायरनमेंट की। सोशल एनवायरनमेंट अपन किसे बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सोशल एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेड ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। देखो जहां पर, जिस मैंने इसका स्लोगन भी रखा है, जहां सोच वहां सोशल एनवायरनमेंट। अब मतलब क्या है इस बात का, देखो अब बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव ने योगा क्यों किया, क्योंकि वो हेल्थ प्रोडक्ट्स को अपने बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योगा को पहले प्रमोट किया, है ना। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या बात बोलता है कि सोसाइटी के अंदर कोई चीज अगर आपको चलानी है तो आपको सोशल एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। इम्पैक्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट। कोरोना आया, लोगों साइकिलों की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। आज जिम, जिम की डिमांड है, क्यों डिमांड है जिम की, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस है, तो जिम के प्रोडक्ट की भी डिमांड है। लोग योगा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, तो अब योगा करो। और फिर बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट को चलाना चालू कर दिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट असली, बाकी सारे नकली, क्योंकि मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो अच्छी चीज चलाऊंगा। अब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इतना मतलब ग्लैमर को कोई देखेगा तो हर लड़की ये सोचेगी फेयर एंड लवली लगा के, तो साहब ऐश्वर्या राय ने मान लो आके, या मिस इंडिया ने आके वहां पर क्या कहते हैं ऐड कर दिया फेयर एंड लवली का, है ना। तो हर लड़की ये सोचेगी कि यार मैं भी ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी, फेयर एंड लवली लगा लेती हूँ, फलानी कॉस्मेटिक लगा लेती हूँ, वो कॉस्मेटिक लगा लेती हूँ, मैं भी बन जाऊंगी। तो ये एक एटमॉस्फेयर होता है ऐसा जो क्रिएट किया जाता है, इन्वायरमेंट है। शाहरुख खान आके बोलता है वो कौन सा है, फेयर एंड ग्लो हैंडसम, वो नहीं है, फेयर एंड हैंडसम क्रीम। तो हर लड़का सोच रहा है कि साहब मैं तो फेयर एंड हैंडसम बन जाऊं, शाहरुख खान बन जाऊं मैं भी, क्योंकि जब वो लगा के बन सकता तो मैं भी बन सकता। तो ये जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं ना, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, ये होते ही इसलिए हैं क्योंकि जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं ये इनको स्पॉन्सर करती हैं। जब इतनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो जाएंगे, जब ऐसी को आप खिताब दे दोगे और उससे फिर ऐड करवाओगे, तो हर लोगों को लगने लगेगा कि यार हम भी ऐसे ही बन जाए, तो वो उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिस प्रोडक्ट को वो लोग बोलेंगे। आज बाबा रामदेव अगर योगा नहीं करते ना, तो कोई भी उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। क्यों, क्योंकि सबको लगता है कि अच्छा योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो चलो जी च्यवनप्राश खाओ, इनका च्यवनप्राश खाएंगे तो हम भी पेट को कपाल भाती कर करके ऐसे ही घुमा लेंगे, होता है ना। तो बात आप लोगों को समझ में आई कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों होते हैं, बाबा रामदेव जी के वो है ना क्या कहते हैं प्रोडक्ट को बिकने के पीछे क्या कारण है, सोशल एनवायरनमेंट है। पहले तो सोशल को पकड़ो, लोगों की क्या इच्छा है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाओ कि हम भी ऐसी पेट घुमा सकते हैं अंदर ही अंदर अपना, है। तो उसके बाद बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बिकना चालू, है ना, उनका च्यवनप्राश खान बिकना चालू है, काऊ का मिल्क बिकना चालू, है ना। तो पतंजलि की तो मैगी भी आ गई, जीन्स भी, कपड़े तक आ गए साहब। तो ये मुझे समझ में नहीं आता
कि कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि इसके पीछे कारण यही होते हैं। चलो अब मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर, ठीक है ना। दिस हैज़ क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक, जिम, मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट। तो यही बात हो गई ना, हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हो गए तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी ये मिनरल वाटर बिकना, सॉफ्ट ये डाइट कोक बिकना, ऑर्गेनिक फूड। वैसे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले फूड जो है वो नहीं खाने, क्योंकि अब हेल्थ कॉन्शियसनेस आ गई कि यार इसको खाने से तो कैंसर होता है, खराब होती है चीज़ें, हेल्थ के लिए बेकार होती हैं, किडनी फेल होती है। आपको लगा नहीं यार मैं तो ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये चीज़ है। चलो केस स्टडी भी आपकी इसी के ऊपर ही थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब देख रहे हो नेताजी को, नेताजी को देख रहे हो कैसे सब ऐसे ही करते हैं नेताजी। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट affairs like policy change by the different government, attitude of the government towards business. It include political conditions such as political leadership, political stability, practice of ruling party and the nature of the government in the power level of interference, ठीक है। आंध्र प्रदेश promoted the IT sector and it emerges as a IT capital of the country। अब जैसे एक बार बताऊं, हर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना अपने अपने हिसाब से बिजनेसमैन्स को है ना कुछ मतलब वो लीनियंट होती हैं और कुछ रिलैक्स कर देती हैं। अब जैसे आंध्र प्रदेश को है ना आईटी सेक्टर वाले जितनी भी कंपनीज थी ना उनको वेलकम किया, ठीक है। वेलकम क्यों किया, क्योंकि क्या कहते हैं वो सोचते थे जितनी आईटी कंपनी आएंगी हमारा ही बढ़ावा मिलेगा, हमें तरक्की मिलेगी। और कुछ कंपनीज कुछ गवर्नमेंट्स क्या काम करती हैं, बैन कर देती हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। जैसे अब गुजरात है, गुजरात के अंदर बैन है क्या, लिकर, वहाँ पर आप लिकर नहीं पी सकते, दारू वहाँ नहीं चलती है, ठीक है। शराब दारू ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है, लिकर बैन, वाइन बैन, वहाँ पे लोग नहीं खरीदते हैं उसको, ठीक है। और खरीदना चाहता है उसको भी नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे शॉप्स अलाउड नहीं, गवर्नमेंट ने वहाँ पर बैन कर रखा है। तो हर गवर्नमेंट की एक अपनी नीति होती है उसके हिसाब से। अब लिकर कंपनीज क्या हो गई, ठप हो गई इस मामले में, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट ने निकाल दिया, नहीं नहीं प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन तो ठीक है, फिर अब नहीं। अब ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही तो था ना, भाई और बहनों आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, है ना। तो नहीं चलेंगे तो फिर साहब हाहाकार मच गई। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या है, नेताजी ने आके बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म, है ना। चलो चलिए अब लीगल एनवायरनमेंट क्या बात बोलता है। लीगल एनवायरनमेंट में देखो क्या होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है। हालांकि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद भी लोग खरीदते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, बात बोल दी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट तो स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब गवर्नमेंट फिर भी बेचने के लिए अलाउ कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है उससे, है ना। तो लीगल एनवायरनमेंट भी आपको कहीं ना कहीं जो है ना आपके बिजनेस को असर डालता है। लीगली ये बात बोल दी कि अब फैक्ट्रीज के लिए बात बोल दी कि फैक्ट्रीज यहाँ इस एरिया में नहीं रहेंगी, तो नहीं रहेंगी तो नहीं रहेंगी। तो आपको वहाँ पर जितनी भी सिगरेट कंपनीज हैं उनको अपने नीचे यहाँ पर पैकेट के नीचे लिखना जरूरी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, च्यूइंग ऑफ टोबैको मे कॉज कैंसर, है ना। तो लिखा हुआ कुछ लोग हैं लिखे हुए को पढ़ के दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग क्या काम करते हैं फिर भी खरीदते हैं, एडिक्शन है ना इसमें इसलिए लोग खरीदते हैं। लेकिन लीगल एनवायरनमेंट क्या बोलता है कि आपको लिखना जरूरी है उसके ऊपर। अब लिखना जरूरी है तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टैट्यूटरी वार्निंग ऐसी दोगे तो आपके बिजनेस पे तो असर आएगा ही आएगा। तो लीगल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आई होंगी। लास्ट क्लास के अंदर देखो हम लोगों ने कहाँ तक बातें की थी, लीगल एनवायरनमेंट तक बात बता रही थी कि स्टैट्यूटरी जो वार्निंग है वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखी होती है, तो वो एक तरीके का लीगल एनवायरनमेंट है जो कि आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन के अंदर आ रहा है वो आ रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या बात बोलता है, इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, है ना, on the business environment, that is changes take place in the method of production, use of new machinery in order to improve the quality। जैसे क्या होता है कि हम पहले क्या काम करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं कि हमने कोई पहले पुरानी मशीन लगा रखी थी, अब नई मशीन लगा दी है। पहले 4G फ़ोन यूज़ करते थे, 5G फ़ोन यूज़ करना चालू कर दिया, है ना। पहले क्या होता था, पहले टाइपराइटर को यूज़ करते थे, अब हमने कंप्यूटर को यूज़ करना चालू कर दिया। तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मान लो कोई केस स्टडी ऐसे आया उसमें आपको बता दें कि भाई पहले हम टाइपराइटर यूज़ करते थे प्रिंटिंग के लिए, अब हमने कंप्यूटर्स को यूज़ कर लिया, प्रिंटर्स लगा दिए, ऑटोमेटिक लगा दिया सब कुछ।
तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उस वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट आता ही आता है ना। अब आती है देखो बात यहाँ पर मैंने लिखवाया भी है कि किस तरीके के कीवर्ड यूज आएंगे इसके अंदर। ऐसे आएंगे, रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वे ऑफ एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। इट इज कॉमन नाउ टू सी द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस। पहले हम कैसे यूज करते थे, पहले हम करियर करते थे कैसे, मैनुअली करते थे। अब हमने कैसे करियर करना चालू कर दिया, मेल करना चालू कर दिया लोगों को। पहले चिट्ठी लिखते थे मैनुअली, अब हम मेल करते हैं। तो वो दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। यहाँ अगर आप क्या कहते हैं बटन दबाओ मेल वहाँ पे पहुँच जाता, नहीं तो पहुँचने में पहले, अगर लेटर पहुँचने में पहले कितने कितने दिन लग जाते थे, 3 3 4 4 दिन। अब वो सिस्टम नहीं है। तो ये चीज़ बताइए, इसी के ऊपर मेरे ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी थे, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अभी हम खाली टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, इसके अंदर ये सारे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन है। अब आ रहा है हमारे पास फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ये बात समझ चुके हैं अपन। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो पार्ट माने गए हैं जो कि क्या कहते हैं बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। अब आती है देखो टोटली ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट कंप्राइजेस ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म which it must deal with. Specific and general forces. The forces present outside can be divided into two part. दो स्पेसिफिक फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्पेसिफिक फोर्स, एक जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे एंटरप्राइजेस के, जिससे डायरेक्टली बिजनेस इफेक्ट होता है। जैसे कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर की लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, कस्टमर की लॉयल्टी नहीं होगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। फिर सप्लायर, अगर आपको सप्लायर उधार माल देते थे, अच्छा दे देते हैं तो आप ज़्यादा ग्रो करते हो, प्रोग्रेस करते हो। अगर वो आपको सप्लायर उधार में माल नहीं देंगे, उधार में गुड्स नहीं देंगे उधार में, तो आप डिमोट हो जाओगे, है ना। कॉम्पिटिटिव फर्म आपके साथ, जैसे मान लें कि चलो आज मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूँ, है ना, हलवाई की दुकान खोल के बैठा हूँ, स्वीट शॉप है, बगल में एक स्वीट शॉप और खुल गई। अब बताओ आपकी हलवाई की दुकान कम चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये चीज़ है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आती है जनरल फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस के अंदर आपने क्या चीज़ देखी, जिसमें सारी इंडस्ट्री इक्वली जो है ना इफेक्टेड होती है। अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना तो सबके लिए आया, है ना। अब जैसे मान के चलो पॉलिटिकल की बात करूं तो अगर मान लो प्लास्टिक बैन हो गए तो सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बैन हो गई, खाली मेरी नहीं बैन हुई है, सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री बैन हो गई। अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, तो गवर्नमेंट ने अगर मान के चलो अगर कोई भी नियम निकाला है तो वो सबके लिए निकाला है, मेरे लिए नहीं निकाला। तो वो इन जनरल इफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी, हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डाइट, कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिसोर्ट। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। आज एक बार बताओ कि बाबा रामदेव योगा का प्रचलन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, योगा को प्रमोट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, है। लोग अच्छा जो है ना जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेंगे कि भाई ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, बाबा रामदेव बोलते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसी चीज़ें यूज़ करो, नॉर्मल मैगी मत खाओ, मेरी मैगी खाओ उसमें पाम ऑयल नहीं है। इस तरीके की प्रमोशन ज़्यादा करना चालू कर देंगे वो, है ना। तो अब आती है बात यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कॉस्मेटिक्स का एग्जाम्पल दिया था, एक कॉन्टेस्ट क्यों होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो इसलिए तो होते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने, तो वो इंटर रिलेटेडनेस है इसमें कि वो इसलिए है क्योंकि कॉन्टेस्ट इसलिए ताकि हमको ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने, इसी वजह से है सारा, है ना। तो ये चीज़ है। डायनामिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, दैट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शिफ्ट द कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। देखो क्या होता है कि बिजनेस को एक डायनामिक एनवायरनमेंट बताया गया है। क्यों बताया गया है बिजनेस में डायनामिक एनवायरनमेंट क्यों बताया गया है, वो इसलिए क्योंकि आप खुद सोचो ना कि कितनी चीज़ें इफेक्ट होती हैं इससे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है तो हर कोई आदमी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। आज एक बार बताओ, आज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है तभी तो अपन इतनी दूर बैठ के पढ़ाई करने। आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ते थे तो टीचर ने बोर्ड पर पढ़ाया और मिटा दिया बोर्ड को मिटाने के बाद अब आपके पास जो नोट्स लिखे हुए हैं वही हैं, नहीं है तो नहीं है। अब रिपीटिशन करना है बच्चों को तो टीचर तो एक बार पढ़ा दिया फिर वापस रिपीट थोड़ा ना कराएगा।
फिर आपको रिपीटिशन करना है तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बेनिफिट मिलता है रिकॉर्डिंग्स का, बेनिफिट मिलता है आपको आफ्टर द क्लास नोट्स का, आप उसके नोट्स को प्रिंट भी करा सकते हो, यानी बहुत सारे बेनिफिट है। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। तो इस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से लोग कहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होने की वजह से शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ। तो डायनामिक है ना, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, हर बिजनेस डायनामिक है। आज कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब लेकर आएगा, इनोवेटिव लेकर आएगा, तो बंदा उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए डायनामिक बोला है क्योंकि हर आदमी चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उसको पुराने चीजें नहीं चाहिए, नया नया चेंज चाहिए, कोई नयापन चाहिए। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, वो नएपन की तरफ भागता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आती है बात अनसर्टेनिटी के ऊपर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन as it is very difficult to predict the future happening, especially when the environment changes are too frequent as in the case of information technology and fashion industries। आज मान लो फैशन इंडस्ट्रीज इतनी जबरदस्त तरीके से चेंज होती है। फैशन कैसे बनता है, मूवीज को देख के फैशन बनता है। आज मूवी के अंदर मान लो किसी हीरोइन ने कुछ ऐसा कपड़े पहन लिए तो अब वो फैशन ट्रेंड में आ गया। अब ट्रेंड में आ गया तो मान लो अगर कोई कपड़े का व्यापारी है, अगर वो बेल बॉट जीन्स बेचना चालू कर देता है, मतलब जो मतलब एकदम पैरों से बेल बॉटन होती है, बड़ी होती है, तो फैशन में था तब। अब जैसे वो फैशन बदल गया, टाइट जीन्स का आ गया, स्किन फिट जीन्स का आ गया, तो वो सारा स्टॉक उसका खराब हो जाएगा। तो फैशन इंडस्ट्रीज बहुत वॉलेटाइल है, फटाफट फटाफट बदलती है, अनसर्टेन होती है, और टेक्नोलॉजिकल भी अनसर्टेन होती है। आज 4G फोन आए थे, खूब बिके लोगों के पास, सबके पास 4G फोन है। जैसे ही 5G आया, आपने 4G को खत्म कर दिया, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। आपने इतना महंगा फोन खरीदा, उसकी जीरो वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि कोई नहीं खरीदना चाहेगा 4G फोन। तो टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट होता है, अगर कोई स्टॉक मेंटेन कर लेता है इसका, तो वो बहुत हाई रिस्क पे होता है। कल को वो खराब हो गया तो, है ना, जैसी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। फिर इसने बात बताइए यहाँ पर, ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट बनती हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, ऑल्दो it is the easy to scan the environment, but it is very difficult to know these changes will influence the decision. Sometimes the changes may be minor, but it may have large impact. A change in the government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of the company by large amount. कई बार क्या होता है कि हम ऐसा देखते हैं कि जो चेंजेस है ना, हमें ऐसा लगता है बहुत कम चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। गवर्नमेंट ने 5% का टैक्स का जो है चेंजेस किया, जैसे अभी स्लैब आया है 12 लाख रुपए तक की इनकम में कोई आपको क्या कहते हैं टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री है ना। तो अब ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इसका। गवर्नमेंट ने तो चेंज कर दिया, चलो जी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, टैक्स की रेट ही तो बढ़ी है, लेकिन उसका जो लार्ज इंपैक्ट आएंगे वो अलग आएंगे बहुत। यानी 12 लाख रुपए साल तक के कमाने वाले को तो कोई टैक्स ही नहीं देना, तो एक बहुत बड़ी बात है ये, है ना। यानी 1 लाख रुपए कमाने वाले आदमी को सरकार ने दया का पात्र बना दिया कि वो गरीब आदमी है, अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो। मतलब तो यही है, यानी वो टैक्स देने लायक आदमी नहीं है तो 1 लाख रुपए महीना तक कमाता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया। यानी जो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाता है वो कुछ बड़ा आदमी है, कुछ वो दमदार आदमी है, टैक्स देने लायक है सरकार की नजरों में, ये चीज बता दी गई है। तो अब आप देख लो कि पैसे की वैल्यू खत्म होती चली जा रही है एक तरीके से। यानी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी भी नॉर्मल आदमी है, समझ गए ना आप मेरी बात। तो अब आती है, देखो इसका हमने जो सीक्रेट कोड बताया वो क्या बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट देखने डॉक्टर एक्स आईसीयू में गए। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखने डॉक्टर एक्स गए हैं आईसीयू में, है ना। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट का कोड है, ये बात तो समझ में आ गई। देखने हिंदी में ऐसे कोई मतलब है नहीं। डॉक्टर का जो डी है वो उससे क्या मतलब है, डायनामिक से मतलब है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो चलो अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। अब देखो बात यहाँ पर आती है, इसके आगे अगर अपन बढ़ें तो इसके आगे क्या चीज़ लिखी हुई है, ये अपन ने देख ही लिया कि डॉक्टर एक्स का डी जो मैंने बताया वो तो है डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डायनामिक एनवायरनमेंट आ गया। एक्स है एक्सटर्नल फोर्स, है ना। आईसीयू का आई से है इंटरलेटेडनेस, सी से है कॉम्प्लेक्स, यू से है अनसर्टेन, ठीक है। और गए के जी से है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, सीक्रेट कोड पढ़ दिया अपन ने इसका, किसका, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब आप आगे आ जाओ और, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी,
इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो इंपॉर्टेंस में पहला इंपॉर्टेंस देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के अंदर अब आप ये देखो कि जो भी कोई भी, जैसे अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो देखो क्या चीज़ है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज का अच्छा एग्जांपल रहेगा आपका ये जोमेटो का। ठीक है, जोमेटो से सबसे पहले आया था फूड पांडा, फूड पांडा का अगर आपको याद हो तो सबसे पहले पहले आया था फूड पांडा। तो उसने क्या चीज़ सोची थी कि भाई कोई ऐसा एक कंसेप्ट करो जिसमें लोग घर बैठे बैठे जब खाने की जो मन करे तो उनके पास घर बैठे बैठे गर्मा गर्म खाना पहुंच जाए। तो उसने इस तरीके का कंसेप्ट किया, डिलीवरी मैन्स लगाए और होम डिलीवरी करवाई। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला था फूड पांडा का। फिर बहुत धीरे धीरे करते करते बहुत सारी कंपनीज आती चली गई, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी आती चली गई, है ना। तो लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट ये कहता है कि जो सबसे पहले हम बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझता है कि लोगों को किस चीज़ की जरूरत है और वो जो सबसे पहले कूदता है ना जिस लाइन के अंदर, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। ऐसी ट्रेन के अंदर गर्मा गर्म खाना पहुंच जाए, ऐसा कोई एक पर्सन जा रहा था वहाँ पर, उसने सोचा कि यार कोई ऐसा कंसेप्ट हो जिसमें ट्रेन के अंदर जब जा रहे हो तो गर्मा गर्म खाना पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेन का खाना गंदा होता है। तो उसने एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सारी रेस्टोरेंट्स आजू बाजू के जुड़ गए। जैसे ही कोई करेगा ट्रेन नंबर और ये सब आ जाएगा पीएनआर नंबर के साथ, कौन सा कोच नंबर है। तो जब अपन ट्रेन में जाते हैं तो अगर आप गए हो तो अगर आप ऑर्डर किया होगा उसमें तो तुरंत हमारे पास गर्मा गर्म खाना पहुंच जाता है ना। नहीं तो ट्रेन का खाना तो बिल्कुल बेकार होता है। तो ये चीज़ किसी ने देखी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला और उसने खूब कमाया। तो यही होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको समझना जरूरी है कि लोग क्या चीज़ चाहते हैं। अगर आप वो चीज़ उनको सबसे पहले दे दो तो आपको आपकी मोनोपोली हो जाती है और आपको सबसे ज़्यादा उस पर इनकम मिलती है, बेनिफिट मिलता है, आपका बिजनेस खूब अच्छा चलता है। The businessman who is able to understand and scan the opportunity of business environment at an early stage will be benefited and can perform better in comparison to their competitor. Maruti Udyog became the leader in a small car market because it was the first mover recognize the need of small car. मारुति नाम का जो अपना कार आती है वो मारुति कंपनी ने सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत समझी थी कि छोटी कार जो है, एक ऐसी छोटी कार बनाओ जिसमें जो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, जो बड़ी कारों को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो छोटी कार को ले। तो मारुति इतनी बिकी, आप देखो मार्केट के अंदर मारुति मारुति कितनी ज़्यादा है ना। तो उसके पीछे कारण ये क्योंकि मारुति उद्योग ने क्या समझा, स्मॉल कार का मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की और सबसे पहले वो इस लाइन के अंदर मारुति ही कूदी थी। हुंडई एंड ऑल ये सब तो बाद में आई, लेकिन मारुति ने ही सबसे पहले इस चीज़ को शुरुआत किया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से। अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है अपन को। अब जैसे एक बात बताओ कि ऑटो वाले जो है ना, ऑटो वालों को अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल चुका है इस बात का कि ओला उबर आ चुकी हैं, अब तुम अपनी जो प्राइसेस को हाइक करते हो ना वो हाइक करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि या तो तुम अपने अंदर भी ऐसी फैसिलिटी ले आओ, नहीं तो सोचो तो सेम प्राइस के ऊपर अगर किसी को गर्मियों में जब जाएंगे तो सेम प्राइस के ऊपर किसी को एसी में जाने का मौका मिलेगा, कार में जाने का मौका मिलेगा, तो कोई ऑटो में क्यों बैठेगा? समझ रहे हो? तो ये अर्ली बिजनेस एनवायरनमेंट को जो स्टडी करते हैं उनको बात पता लग जाता है। अब जो दुकानदार लोग थे जो अपने शोरूम खोल खोल के बैठे थे, मनमाने प्राइसेस लेते थे कपड़ों के, अब पता लग चुका है सब जनता को। अब उन लोगों को क्या चीज़ चाहिए? उन लोगों को चाहिए कि ई बिजनेस आ चुका है। अब ई बिजनेस आ चुका है तो जब कम प्राइसेस के ऊपर घर बैठे हुए हमें अच्छी खासी जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी, घर बैठे बैठे मिल जाएंगी। आप चॉइस करो एनी टाइम, कभी भी मार्केट हमेशा ओपन है ई बिजनेस की, कभी भी अमेजोन खोलो, कभी भी आपको अवेलेबल है, तो बेटर रहेगा ना। अब जो लोग जैसे देखो ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, आप अपनी इसके ऊपर ही आ जाओ, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं उनके ऊपर अर्ली वार्निंग सिग्नल है। पहले तो कोरोना आया, सबको मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी। अब सब लोग अवेयर हैं इस बात को कि घर बैठे हुए अगर हमें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ने वाले इनको मटर गश्ती करनी है उनके लिए कुछ सूटेबल नहीं है। तो जो पढ़ना चाहते हैं उनको बात पता है ना, क्या टेंशन है यार, पेट्रोल का आना जाने का खर्चा बचेगा, टीचर सामने मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल बच जाएगा। हाँ, जब सर से बात करनी हो, कोई दिक्कत हो तो एट अ मोमेंट हमें मिल जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं जब घर बैठे हुए मिल रही है तो कोई क्यों जाएगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर? तो दैट इज द अर्ली वार्निंग सिग्नल टू दोज हु आर एंगेज इन द प्रीवियस बिजनेसेस, ठीक है ना। तो वहां पर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हमें ये बात पता लगती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी किया मैं भी पहले ऑफलाइन क्लासेस पर था, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी किया। कोरोना आ गया, बहुत सारे लोग हैं कि जो अब इस पर जाने की कोशिश करें, फिर कोरोना खत्म हो गया, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टडी करता रहा मार्केट को, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यही चाहते हैं कि घर बैठे हमें मिल जाए।
तो आज कोरोना गए हुए कितने साल बीत गए, उसके बावजूद भी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन को ही हम ज्वाइन करें। ठीक है, तो यही सब चीजें हर बिजनेस के अंदर ये चीज लगती है कि हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से मिलते रहते हैं। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। With the knowledge of the business environment, a businessman can collect all the resources required to supply the goods to the market. A business enterprises assemble various resources called input like finance, machines, raw material, power, water supply, labor, etc. from its environment. अब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो भी तो आपको पता लगेगा कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उसमें आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत है। अब मान लो मैं घर बैठे बैठे सोचूं मैं तो फर्नीचर का काम करूंगा, अरे भाई फर्नीचर का काम करने के लिए लकड़ियां कहाँ से आएंगी, माइका कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से आएगी, पॉलिश कहाँ से आती है, कस्टमर कहाँ से आएंगे, ये सारी चीजें तभी पता लगेगी ना जब एनवायरनमेंट को स्टडी करूंगा। आज आप सोचो कि हाँ सर ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने से कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस को ले लो, किसी भी सर्विसेज को ले लो, आपको कैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है आपको ही नहीं पता। कैसे कौन से सॉफ्टवेयर लगाने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, उसके लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, टैब्स कैसे होने चाहिए। आपको उसके लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। जब आपको पता लगेगा अच्छा इसमें ये गड़बड़ है, ये बातें, तब आपको बात समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक की अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी आप लोगों को। क्लियर हुई तो एक लाइक मार दो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। चलो जी, क्लियर हुआ सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रेगुलर बेसिस के ऊपर जो चेंजेस होते चले जा रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस में जाओ, हर बिजनेस में मैंने बताया कि चेंजेस आते हैं। अब एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तभी तो पता लगेगा। आज आप जिस कोचिंग में चले जाओ, पहले जमाने में हुआ करता था ऐसा, अब तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हो गए हैं। अब मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करता हूं तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आजकल सब सारे कोचिंग्स यूजुअली प्रोजेक्टर्स पे पढ़ा रहे हैं। पहले होता था एक ब्लैक बोर्ड होता था, फिर ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड आया, अब जमाना आ गया प्रोजेक्टर्स का, है प्रोजेक्टर्स का आ गया। प्रोजेक्टर के ऊपर क्लास चलती है, टीचर साइड में होते हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्टर होता है, पीछे सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, प्रोजेक्टर पे बड़ा से बड़ा दिखाई देता है, होता है ना ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हर आदमी क्या चीज चाहता है, यार सर प्रोजेक्टर पे पढ़ाओ ना, अच्छा लगता है, उसमें आप बहुत सारे चीजों को यूज कर पाते हैं, कॉपी का पेजेस दिखा पाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बुक को दिखा पाते हैं। पहले तो टीचर क्या काम करता था, स्कूल में क्या होता है, मान लो स्कूल के अंदर अगर आपके ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो टीचर क्या काम करेगा, रीड आउट करेगा, देखो बच्चों चलो ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, और आप अपनी बुक में से देख रहे हो, अपनी बुक में से देख रहा है। लेकिन अब प्रोजेक्टर पे पीछे इतनी बड़ी बुक खुल जाती है, जैसे यहाँ खुली हुई है, ये बुक है, मान लो बुक में से अगर मैं पूरा नोट्स है सामने आपको नोट्स दिखा रहा हूं और आप पढ़ सामने स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हो, नहीं तो आपको अपने नोट्स देखते, मैं अपने नोट्स देखता, तो वहां सुविधा नहीं होती ना ऐसी। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ये। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कब मिलता है, स्मार्ट टीवी रहता है अब स्कूल्स में, अब स्मार्ट टीवी रहता है ना, स्मार्ट क्लासेस बोलते हैं अपन। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, देखो बच्चे ने बताया स्मार्ट क्लासेस हैं सर, तो स्मार्ट टीवी रहता है। वो टीवी बोलो आप उसको, मॉनिटर बोलो, कुछ भी कह सकते हो, वो पैनल्स होते हैं, वो एक्चुअल में एग्जैक्टली टीवी नहीं होता है, वो पैनल होते हैं, ठीक है, वो एक पैनल होते हैं जो टीवी जैसे दिखते हैं, वो टीवी होते नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको लोगों को इस पर का अवेयरनेस है, और हर बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें हैं, नई नई चीजें आ गई हैं। अब जैसे पहले क्या होता था, नॉर्मली लोग रिक्शा चलाते थे, रिक्शा, आजकल वो रिक्शा का कंसेप्ट खत्म हो गया, आजकल ई रिक्शा आ गए, ई बैटरीज, बैटरी रिक्शा। तो अब वो खींच खींच के ढोने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द रैपिड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, हर जगह टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, और अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं जो आउट ऑफ इंडिया में है, अभी इंडिया में नहीं आए हैं। सेल्फ ड्राइवन कार, ड्राइवरलेस कार, ठीक है, चाइना में आ चुका है, बहुत बहुत सारी कंट्रीज में आ चुका है, जहां पर ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है, कार आएगी सेल्फ ड्राइव करेगी, उसमें फीड कर दो आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, कार अपने आप स्टीयरिंग घूमेंगे और अपने आप आपको कार वहां पर पहुंचा देगी, है ना। टेस्ला ने निकाली है, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ला ने निकाली है। हाँ, अभी टेस्ला को यहाँ पर जो है ना आना चाहती थी कंपनी, लेकिन टेस्ला कंपनी का कुछ डिस्प्यूट रहा है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, इस वजह से टेस्ला ने यहाँ पर अभी उस चीज़ को शुरुआत नहीं कर पाई है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। तो आप समझ गए, बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, हमारा कंपटीटर क्या यूज कर रहा है, हम उसको पहले से ही समझ लेते हैं और हम भी अपने बिजनेस में उसको इनबिल्ट करने की सोच लेते हैं। तो इससे आप मार्केट से आउट नहीं होते हो। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग
प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब क्या बच्चों, देखो इस बात का वही बता देता हूँ आपको। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब ये है, एग्जाम्पल से पढ़ो, एंट्री अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, which means more competition may make company think afresh about how to deal with a situation. Environment stand and analyze can be on the basis of deciding the future course of action, planning and training guideline for decision making and policies. देखो फ्यूचर में आने वाले समय में हमारा कॉम्पिटिटर आने वाला है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है, इनोवेटिव चीजें लेकर आने वाला है, हमें पता लग गया। अब हमारे बिजनेस के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अब आपको प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में इजी रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हो, लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं, तो उसको स्टडी करने में, स्टडी करेंगे तभी तो पता लगेगा, नई पॉलिसी फॉर्मुलेट तभी तो हो पाएगी कि क्या चीज है, ठीक है। तो वो कब हमें पता लगता है, वो पता लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से। बिजनेस एनवायरनमेंट की आप स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब आपको क्या प्लानिंग करनी है, अब आपको क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है। तो कोई भी बिजनेस ले लो, हर बिजनेस के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से पहले आपको मार्केट में स्टडी करनी पड़ेगी कि मेरा कंपटीटर क्या काम कर रहा है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये सब चीजें अगर आप दुनिया से टच में बने रहते हो, आपके कंपटीटर से टच में बने रहते हो कि वो नई चीजें क्या फॉर्मुलेट कर रहा है, नई चीजें क्या लेकर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बनती है। तो इसका सीक्रेट कोड है फर्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग, एसीपी की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंपॉर्टेंस का है ये। सिक्स्थ, इंप्रूवमेंट से मतलब है आई से, इंपॉर्टेंट इसलिए वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंट का जो आई है वो क्या बताता है, सिक्स्थ वाला, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अर्ली वार्निंग सिग्नल सेकंड नंबर का, ए थर्ड नंबर का है, देखो ए थर्ड नंबर का कौन सा था, हेल्पफुल असेंबलिंग द रिसोर्सेज वाला। सी फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, कोपिंग वाला आ गया। पी फॉर फिफ्थ, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो ये आ जाएगा अपना। तो ये उसका हो गया सीक्रेट कोड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी केस स्टडी के ऊपर सारी बातें, तो उम्मीद है केस स्टडी भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, और आपने केस स्टडी पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो ज़रूर से पढ़ लेना मेरे डिटेल वीडियोस से। उम्मीद करता हूँ यहाँ का पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।